हेलो दोस्तों, स्नेहिल प्रिय मित्रों, आप सभी का मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे डॉक्टर पांडे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, कठिन परिश्रम से आपके कदम कभी न लड़खड़ाएं। जिस प्रकार से सूर्य अपने प्रकाश से सभी को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार आप लोगों का जीवन भी प्रकाशमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, यूट्यूब पे जो अपलोड करता हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो आप लोग कुछ भी नहीं करते, प्लीज़ करिए, ताकि जब तक आप लोग कुछ कमेंट नहीं करेंगे तब तक मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, इसके आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के पुरातात्विक शोध का ही टॉपिक चल रहा है अभी भी। अब इस टॉपिक में वही उपकरणों के बारे में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट 2 हो चुके हैं। अब की बार थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है उपकरणों के बारे में। ठीक है ना। आइए प्रारंभ करते हैं। पार्ट थर्ड, पुरातात्विक शोध, बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस का है। आपके फर्स्ट पेपर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं काल रेखा, सोर्स एंड टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अध्याय फर्स्ट है आपका पुरातात्विक स्रोत, पाषाण युग के उपकरण, चीनी मिट्टी का संग्रह, स्मारक, शिलालेख, सील, मोहरे और सिक्के। पाषाण कालीन उपकरण। पाषाण कालीन उपकरण के अंतर्गत मध्य पाषाण काल की चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में विद्वानों का मत था कि भारतवर्ष के पूर्व पाषाण काल एवं उत्तर पाषाण काल के मध्य एक अंतराल है, परंतु अब यह मत निराधार सिद्ध हो गया। वर्किट और डाट ने कर्नूल और मुंबई में जो उत्खनन किए उन्हें पूर्व पाषाण काल से लेकर उत्तर पाषाण काल तक के सक्रम एवं संबद्ध इतिहास के प्रमाण मिले। दोनों कालों के बीच का यह मध्यांतर माइक्रोलिथिक और प्रोटोनियोलिथिक काल कहा जाता है। यह काल पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में होने के कारण संक्रांति काल था। नवीन जलवायु के साथ साथ एक नवीन इंडस्ट्री का उदय हुआ। इस काल में उपकरण अत्यधिक छोटे होते गए, लघु हो गए। अकेले प्रयोग कर पाना संभव नहीं होता। इन्हें कंपोजिट या साथ साथ प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः माइक्रो ब्लेड रीटिचिंग करने के पश्चात उपकरण को अंतिम रूप दिया जाता है। इस काल में उपकरणों में विविधता आ जाती है। एक उपकरण छोटे छोटे फ्लेक, चिप आदि पर बनने लगते हैं। इस काल में उपकरण समूह वही है जो पूर्व संस्कृत में प्रचलित थे, परंतु कुछ नवीन उपकरणों का प्रादुर्भाव इस संस्कृत में हो जाता है, जैसे थंबलेन स्क्रैपर और माइक्रो ब्यूरिन स्क्रैपर। रिचिटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बता चुका हूं। सबसे पहले जान लेते हैं थंबलेन में क्या है। थंबलेन खुर्ची है। थंबलेन को हम लोग खुर्ची कहते हैं। और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, लघु या छोटा। ब्यूरिन का मतलब होता है नक्काशी। ठीक है ना मित्रों। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, लघु, छोटा। यह हो गया माइक्रो का अर्थ। रिचिटिंग जो है, रिचिटिंग का ब्यूरिन का मतलब होता है नक्काशी करना। रिचिटिंग का होता है परिष्करण या साफ एवं सुंदर बनाने की प्रक्रिया।
ठीक है ना दोस्तों। थंबलेंथ को अभी बताया मैंने, खुर्ची कहते हैं इसको, थंबलेंथ को। माइक्रो को सूक्ष्म छोटा लघु नक्काशी करने की रुखानी है माइक्रो। आइए प्रारंभ करते हैं। थंबलेंथ स्क्रैपर क्या है? थंबलेंथ स्क्रैपर यह उपकरण अत्यधिक छोटा अंगूठे के नाखून के आकार का होता है, जो संभवतः खंडित ब्लेड पर एक तरफ रिटचिंग करने के पश्चात निर्मित किया जाता है। अब माइक्रोब्यूरिन क्या है? यह भी उपकरण उसी काल में प्राप्त होता है, इसलिए इसे लूनेट कहते हैं। इसके निर्माण की विधि भी विशेष है। यह उपकरण उत्कीर्णन में सहायक होता है। इस काल में ज्यामितीय उपकरण बनने प्रारंभ हो गए थे। प्रमुखतः 3 प्रकार के ज्यामितीय उपकरण हैं। कौन कौन से? एक तो है लूटेन या चंद्रिका, ठीक है ना। अर्धचंद्राकार आपने सुना होगा नाम। यह लूटेन चंद्रिका, यह उपकरण छोटा व अर्धचंद्राकार होता है, इसलिए इसे लूटेन कहते हैं। इसमें माइक्रो ब्लेड को एक तरफ रिटच करके मोटा एवं ब्लड बैक बनाया जाता है। इसका विपरीत हिस्सा सीधा होता है एवं कभी कभी इस पर रिटचिंग भी प्राप्त होती है। लूटेन 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। जब लूटेन बीच की ऊंचाई से दोनों तरफ बराबर या समलंब हो तो सिमेट्रिक, और जब भुजाएं बराबर ना हो तो एसिमेट्रिक कहे जाते हैं। अब भी आता है इसका सेकंड पार्ट, ट्रेगिल उपकरण या ट्रेगिल होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये जो है ये है आपका ट्रेंगिल उपकरण अत्यंत छोटे एवं त्रिकोणीय होते हैं। इसकी भुजाएं ब्लेडेड रहती हैं। ऊपरी कोण से बराबर भुजाओं वाले ट्रेगिल का आइसोस्लीन एवं छोटी बड़ी भुजाओं वाले त्रिकोण को स्केलिंग कहते हैं। अब आता है ट्रेनिज। अब आता है इसके बाद ट्रेपिज, ठीक है ना दोस्तों। इसमें ऊपर या नीचे की भुजाएं समानांतर होती हैं, किंतु निचली भुजा बड़ी एवं ऊपर की भुजा छोटी होती हैं। निचली बड़ी भुजा को छोड़कर अन्य सभी भुजाएं ब्लेंटेड रहती हैं। यह उपकरण मध्य पाषाण कालीन विकसित संस्कृति को सूचित करता है। विकसित संस्कृति को सूचित करता है, यह द्योतक है, सूचित करता है। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल तक आते आते मानव का सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में क्रांतिकारी काल कहा जाता है। इस काल में मानव समाज में अपना शिकारी एवं संग्राहक जीवन पर पूर्ण रूपे निर्भरता त्यागने लगा था एवं उसने एक निश्चित स्थान पर रहकर खेती, पशुपालन आदि कार्य करने प्रारंभ कर दिए थे। इसके उपकरणों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जिस प्रकार पूर्व पाषाण कालीन सामग्री प्रमुखता बिल्लौरी, पत्थर, क्वार्टजाइट की है और मध्य पाषाण कालीन सामग्री कैल्सिडोनी, जैस्पर, चार्ट और ब्यूडस्टोन की, उसी प्रकार नवपाषाण कालीन सामग्री प्रधानता गहरे हरे ट्रप की है। पुनः पूर्वकालीन पाषाण कालीन सामग्री के ऊपर पॉलिश नहीं मिलती। इसका आविर्भाव सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण कालीन उपकरणों में तो संपूर्ण भाग पर पॉलिश है, यानी नवपाषाण काल में उपकरण के संपूर्ण भाग पे पॉलिश प्रारंभ हो गई थी। उनमें सेल्ट, कुल्हाड़ी, एड्ज, बसुला,
स्किल स्टोन जिसको कहते हैं बसुला को, फैब्रिकेटर, पॉलिशर और हैमर स्टोन। विशेष उल्लेखनीय नवपाषाण काल में पूर्व प्रचलित उपकरणों के साथ ही साथ अन्य नवीन उपकरणों के निर्माण की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन उपकरणों के निर्माण में भी हमें कई चरण देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लेकिंग, पेकिंग, ग्राइंडिंग एवं पॉलिशिंग। फ्लेकिंग का मतलब होता है सल्क है ये। फ्लेकिंग क्या हो गया? सल्क। फ्लेकिंग क्या है? सल्क है, ठीक है। फ्लेकिंग सल्क। पेकिंग टाकना। फ्लेकिंग को हम क्या कहते हैं? टाकना। और ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब होता है घिसाई। घिसाई, ठीक है ना मित्रों। पॉलिशिंग तो आप जानते हो, पॉलिश करना। इन विधियों से उपकरण भले प्रकार चमकदार हो जाते थे। इस काल के पाषाण उपकरणों में निम्नलिखित मुख्य हैं। सेल्टस या एक्सेस। सेल्टस उपकरण किसी लकड़ी अथवा डंडे में बांधकर प्रयोग में लाए जाते थे, जैसे हथौड़ा हो गया, ठीक है ना। पत्थर है, उसमें डंडा फंसा दिया, बांध दिया। इसके बट का हिस्सा सकरा होता था, बट वाला भाग सकरा होता था और एवं गोल तथा धारयुक्त तो भारी एवं चौड़ा भी होता था। हथौड़ा कैसा होता है? ठीक है। इसमें क्रॉस सेक्शन महत्वपूर्ण है। फिर आता है चीजिल। चीजिल यानी छेदनी जिसको कहते हैं, छेनी होती है ना, छेनी, उसको चिजिल को छेनी कहते हैं, ठीक है। यह आधुनिक रुखानी जैसा ही उपकरण है। यह पतला, लंबवत या चौकोर व गोल उपकरण है, जो कि आधे से दोनों सतह पर सकरा होते होते धार का रूप धारण कर लेता है। एज, ठीक है ना, ADJD। एज का मतलब होता है बसुला। बसुला को इंग्लिश में एज कहते हैं। एज आधुनिक उपकरण है जो एक तरफ समतल एवं दूसरी सतह पर उभरा रहता है एवं एक तरफ मिलकर धार का निर्माण होता है। यह लोहार बढ़ई से संबंधित उपकरण है। बसुला लोहार बढ़ई के पास ही प्राप्त होता है, जिससे कि लकड़ी आदि को छीलकर चिकना बनाया जाता है और था भी। इसमें डंडे को इस प्रकार बांधा या फंसाया जाता है कि धार का चौड़ा भाग डंडे के सामने रहे। अब आता है आपका चौथा, रिंग स्टोन। रिंग स्टोन क्या है? रिंग स्टोन एक पाषाण, रिंग का मतलब होता है वलय प्रस्तर। रिंग स्टोन एक पाषाण छिद्र वृत्त है। इस वृत्त के मध्य में दोनों सतह से छिद्र किया जाता है, जो कि आधा या 1 इंच की परिधि होती है। यह वृत्त छिद्र की परिधि होता है। यह वृत्त छिद्र की ओर पतला एवं बाहर की ओर मोटा होता है। इसे ग्राइंडिंग एवं पेकिंग करके चिकना बनाया जाता है। ग्राइंडिंग और पेकिंग का मतलब मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। पेकिंग और टाकना, और ग्राइंडिंग का मतलब होता है घिसाई करके। कभी कभी इन पर पॉलिश भी प्राप्त होती है। अब पांचवा आता है आपका सैंडल कर्चनर। सैंडल आधुनिक सेल जैसा उपकरण है जो नीचे सपाट एवं ऊपर गोलाई लिए हुए रहता है। इसके अतिरिक्त हैमर स्टोन एवं फैब्रिकेटर्स भी इस संस्कृत के पाषाण उपकरणों के रूप में प्राप्त होते हैं। अब आता है आपका अस्थि उपकरण। अस्थि उपकरण क्या है दोस्तों? चिरांद से इस काल में अस्थि उपकरण ही प्राप्त हुए। इन अस्थि उपकरणों में मुख्य सिंगल बर्बर्ड एवं डबल बर्बर्ड है। इसके अतिरिक्त इस काल में अस्थि सुई, निडिल एवं मछली फंसाने का कांटा, फिश हुक भी प्राप्त हुआ है।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से लेकर मानव अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके रहन सहन, उसके उपकरणों में जो परिवर्तन हुए, सभी कालों में उसके उपकरण बदलते रहे, उसका ज्ञान बढ़ता रहा, अतः नवपाषाण काल तक आते आते मानव पूर्ण रूपेण सभ्य हो गया और सफलता की ओर अग्रसर हो गया। मित्रों, ये था आज का लास्ट वीडियो आपका उपकरणों के ऊपर। कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट दिन कल हम सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, अपने वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।